Welcome back to Blade Learner K-12. Myself Mahvish Sadaf and I am here to teach you biology of class 12th. We have already started chapter 2, which is sexual reproduction in flowering plant. In last lecture we had discussed about flower and male reproductive system. You can check out the video by clicking on I button. So now we are going to study about female reproductive system, in which we will study about pistil, megasporangium, megasporogenesis, and about female gametophyte. So let's start with pistil. Pistil is the female reproductive part of flower और ये रहा पिस्टिल का लेबल्ड डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्टिग्मा है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड करता है। स्टाइल में, स्टाइल जो होता है ये थिन सिलेंडर पार्ट होता है, आप देख सकते हैं, और यहाँ इसी स्टाइल में पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद ये ओवरी में एंटर करता है। ओवरी जो होता है वो बल्ज्ड पार्ट होता है और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ठीक है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, मोनोकार्पेलरी एंड मल्टी कार्पेलरी। देखिए इसमें क्या है कि 2 टर्म्स आते हैं, जिसे कि हम लोग लिखते हैं गाइनोशियम या फिर पिस्टिल लिखते हैं। ये होता है क्या है कि जो गाइनेशियम होता है ना, ये बहुत सारे पिस्टिल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो जब उसमें सिर्फ एक ही पिस्टिल होते हैं तो उसे हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं, ठीक है। ये पिस्टिल को ही जो है हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है मोनोकार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी हो जाएगा जब गाइनेशियम में एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगे, है ना, मोर देन 1 पिस्टिल। और ये एक पिस्टिल किस में होता है, फैबेसी फैमिली में। मॉर्फोलॉजी में आपने फैमिली पढ़ी है, तो ये फैबेसी फैमिली में होती है, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी में अब जब एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगे तो हो सकता है वो सारे पिस्टिल एक साथ फ्यूज्ड हों या फिर वो सारे पिस्टिल फ्री हों, ठीक है। तो यहाँ पे सिनकार्पस और एपोकार्पस टर्म आता है। सिनकार्पस हम लोग कहते हैं जब सारे पिस्टिल एक साथ फ्यूज्ड होते हैं, और एपोकार्पस हम लोग कहते हैं जब सारे पिस्टिल जो है वो फ्री होते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड एंड फ्री। अगेन मैं कहूँगी आप लोगों से कि एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनकार्पस के एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, टमाटो, पिटूनिया, पेपेवर एंड सोलेनम। एपोकार्पस के एग्जाम्पल हो जाएंगे रोज, लोटस एंड माइशेलिया, ठीक है। मैंने इसमें 11th और 12th क्लास दोनों के एग्जाम्पल को मिक्सड कर दिए हैं, आप सारे एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुई पिस्टिल के बारे में बात। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ मेगास्पोरेंजियम या फिर इसे ही हम लोग ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ मैं इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ये आपके पास एक ओवरी है, ओवरी के अंदर ही जो होता है ओव्यूल होता है, ठीक है। ये होता है आपका ओवरी, इसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल है ना, ये इसमें एक ओव्यूल भी हो सकते हैं किसी ओवरी में, और हो सकता है किसी ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक से ज़्यादा ओव्यूल भी। अब जहाँ सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा तो वहाँ क्या बनेगा, एक ही सीड बनेगी। जहाँ एक से ज़्यादा ओव्यूल होगा तो वहाँ बहुत सारे सीड बनेंगे। इसीलिए आप जानते हैं कुछ फ्रूट्स में एक ही सीड होते हैं और कुछ फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा सीड होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑर्किड में। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ओव्यूल का डायग्राम है और ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि ये ओवरी है और ये ओव्यूल है। ओवरी और ओव्यूल आपस में कनेक्ट होंगे तो वो किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि प्लेसेंटा कहा जाता है, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या होता है कि ये जो यहाँ प्लेसेंटा टर्म लिखा हुआ है ये होता है कि ओव्यूल इज अटैच्ड टू ओवरी। ठीक है, ओव्यूल जो है वो ओवरी से अटैच होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, अब इसी प्लेसेंटा से क्या होता है, ओव्यूल निकलते हैं। ये प्लेसेंटा है ना, इसी प्लेसेंटा पर क्या होता है कि ओव्यूल का डिफरेंट तरह से अरेंजमेंट होता है। जिस जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, प्लेसेंटेशन एक वर्ड पढ़ा था, प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन किसे कहते हैं हम लोग, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पर ओव्यूल का किस तरह से अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ये जो ओव्यूल है ये प्लेसेंटा से किस तरह से अटैच होता है, फ्यूनिकल के थ्रू। ठीक है, किससे अटैच होता है, फ्यूनिकल के थ्रू। यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में आपको ये फ्यूनिकल दिख रहा है, ये नीचे जो है क्या है, प्लेसेंटा है। नीचे आपके पास इस डायग्राम में प्लेसेंटा है। हर टर्म को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। प्लेसेंटा होता है जब ओव्यूल ओवरी से अटैच होता है प्लेसेंटा के थ्रू। अब ये ओव्यूल जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो ओव्यूल का है, ये ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है फ्यूनिकल के थ्रू। ठीक है, और ये क्या है, हाइलम। अब हाइलम के लिए क्या लिखा हुआ कि बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम। फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम। अब देखिए ओव्यूल की बॉडी और ये फ्यूनिकल आपस में एक जगह फ्यूज हो गए, और जहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं उसको ही हम लोग हाइलम कहते हैं। ठीक है, कि ओव्यूल और फ्यूनिकल यहाँ से आ रहा है, इधर ओव्यूल है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए एक रीजन के पास, उस रीजन का नाम होता है हाइलम। ठीक है, तो हाइलम जो होता है एक जंक्शन है, किसके किसके बीच का, फ्यूनिकल और ये पूरा ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के रीजन को हम लोग हाइलम कहते हैं, इसलिए ये स्टार मार्क में जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइलम इज अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, ये सारे टर्म समझ गए होंगे आप लोग, प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम सब कुछ समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि हर ओव्यूल में एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे कि इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। आप देखिए एक इंटीग्यूमेंट्स ये है और दूसरा इंटीग्यूमेंट ये है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, और अंदर वाले को कहेंगे हम लोग इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट। बहुत सारे प्लांट में क्या होता है, सिर्फ एक ही इंटीग्यूमेंट होता है, किसी में इंटीग्यूमेंट होता ही नहीं है, किसी में दो इंटीग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, और मोस्ट फेमस ओव्यूल जो होती है ना, मतलब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जो होती है वो होती है बाइटेगमिक। बाइटेगमिक, बाइटेगमिक का मतलब होता है कि दो ओव्यूल, मतलब दो इंटीग्यूमेंट। बाइटेगमिक का मतलब होता है दो इंटीग्यूमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक टर्म है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जहाँ पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है। अब आप देखिए ये इंटीग्यूमेंट था, अब यहाँ पर तो इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है ना, ये रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, है ना, जहाँ पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है। अब एक टर्म आता है चलाजा। चलाजा क्या होता है, ये माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर होता है। ठीक है, देखिए माइक्रोपाइल यहाँ है, माइक्रोपाइल के बिल्कुल ही अपोजिट में चलाजा होता है। ठीक है, और ये बेसल एंड होता है। कौन सा एंड होता है, ये बेसल एंड होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये टिप पर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस तरह का डायग्राम होता नहीं है, ये समझाने के लिए इस तरह का डायग्राम आपको बनाया हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है आप बुक में देखेंगे ये रिवर्स होगा, मतलब ये 180 डिग्री रोटेट कर जाता है, उस जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पे आप डायग्राम के नीचे ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, मतलब ये पूरा जो है चलासा उसमें नीचे आ जाएगा आपको, और माइक्रोपाइल ऊपर चला जाएगा, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा माइक्रोपाइल में स्मॉल ओपनिंग एट टिप।
टिप पर होती है, और चलाजा जो होता है वो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, ठीक है। अब क्या और ये जो है ना आपका, ये जो अंदर दिखाया हुआ है ये एम्ब्रियो सैक है, देखिए ये दिखा हुआ है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर ये जितना भी ये आपको सेल दिख रहे हैं, ये सबको कहा जाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये न्यूसेलस की प्लॉइडी आप देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा, डिप्लॉइड होती है, और जिसमें एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जिसको लेकर ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये एम्ब्रियो सैक पूरा ही न्यूसेलस जो है वो ले लेता है और अपने आप को डेवलप करने में सारे न्यूसेलस का यूज़ कर लेता है। लेकिन किसी किसी प्लांट में न्यूसेलस जो है वो बच जाता है। आप आगे पढ़ेंगे एक टर्म पेरीस्पर्म, पेरीस्पर्म कहते हैं जहाँ पर न्यूसेलस बच जाता है, ठीक है। ऐसा बीट रूट में होता है, ब्लैक पेपर और बीट रूट में होता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसे। तो इतना सब कुछ आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। ये सारा फिगर आप लोग अच्छे से समझ गए यहाँ पर सब कुछ। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगा स्पोरोजेनेसिस, अब आप यहाँ देख सकते हैं फिर से जेनेसिस टर्म आ गया। जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। यहाँ पर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होना है, और किससे बनेगा मेगा स्पोर, तो मेगा स्पोर मदर सेल से बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए ये एम्ब्रियो सैक आपने अंदर में देखा था ना, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में अंदर में एम्ब्रियो सैक था। शुरू में क्या होता है ना, ये एम्ब्रियो सैक पूरा का पूरा खाली होता है, ठीक है। बाद में ये डेवलप करता है। वहाँ पे जो पीछे डायग्राम बना हुआ था वो पूरा एम्ब्रियो सैक जो है वो डेवलपमेंट के बाद वाला डायग्राम बना हुआ था। ये नीचे यहाँ पर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये क्या होता है, ये ओव्यूल अटैच है, ठीक है। ये अभी ओव्यूल है, ठीक है। ये ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा में, और इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप जानते हैं क्या होता है, वैसे टिश्यू जिसके अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी हो। तो ये सारे के सारे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ टिश्यू जो होते हैं ना वो फर्दर डेवलप कर जाते हैं। डेवलप करने के बाद ये बनाते हैं इस तरह से। यहाँ इस पूरे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो भरा ही हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे हम लोग कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल, एक सेकंड मैं स्पेस बना देती हूँ ज़रा। देखिए मैंने ये बनाया था ना यहाँ पर, कि यहाँ पर एक आर्की स्पोरियल सेल बन जाते हैं, और यहाँ पर पूरे में वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी भी भरे पड़े हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी भी हैं। ये हो गया आपका आर्की स्पोरियल सेल। इस आर्की स्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, ठीक है। उस डिवीजन का नाम होता है पेरिक्लिनल डिवीजन। इसमें डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब होता है इस तरह से डिवीजन होना, हॉरिजॉन्टली। तो क्या होता है, ये जो सेल है ना इसमें इस तरह से डिवीजन हो जाता है। एक बनता है पेराइटल सेल, पेराइटल सेल, और दूसरा बन जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पेराइटल सेल होता है ये न्यूसेलस का फॉर्मेशन करता है। न्यूसेलस ये इसी से बनता है। न्यूसेलस आपने देखा था ना ओव्यूल के, मतलब ये एम्ब्रियो सैक के बाहर में बहुत सारे सेल्स थे, ये सब पेराइटल सेल से ही बनते हैं, ठीक है। पेराइटल सेल इनका फॉर्मेशन करता है इस न्यूसेलस का, ठीक है। इसका बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा, इसी से एम्ब्रियो सैक का जो है डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ठीक है। इसी ये जो है नरिश करता है एक तरह से एम्ब्रियो सैक को, ठीक है। तो न्यूसेलस का बनना ज़रूरी है, और न्यूसेलस कौन बनाता है, ये पेराइटल सेल। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है यही बनाता है मेगा स्पोर मदर सेल। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कहाँ से आया मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर
मदर सेल। ठीक है, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल बना है, अब इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद आपको पता है 4 ही प्रोडक्ट बनते हैं, इसीलिए 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुई और यहाँ से मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये मेगास्पोर कितने बने हैं? 4 मेगास्पोर। ध्यान रखने की बात ये है कि देखिए यहाँ 4 मेगास्पोर बने। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, ये जो 3 है, 3 मेगास्पोर ये डीजेनरेट कर जाते हैं, डीजेनरेट। और एक जो मेगास्पोर है जो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर रीजन, यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ना मेगास्पोर, वो बच जाता है, जिसे कि हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर यही डेवलप करता है फीमेल गेमीटोफाइट में, जिसे कि एम्ब्रियो सैक कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये कैसे डेवलप करेगा इसे अब हम लोग पढ़ेंगे। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो सैक में। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक टर्म मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। अभी मैंने कहा ना कि 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही बचता है, और वही जो है फाइनली फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक के बनने को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गेमिटोफाइट के बारे में, एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बस बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। इसमें देखिए क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ना, उसमें 3 बार माइटोसिस होती है। ठीक है, एक बार माइटोसिस होती है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो 3 बार माइटोसिस इसमें होती है। मतलब इसमें ऐसे होता है ना, देखिए, एक माइटोसिस होगी तो 2 बनेंगे, फिर सेकंड माइटोसिस होगी तो 5, मतलब हर दफ़ा इसमें डबल होता रहता है। फिर थर्ड माइटोसिस होगी तो 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 3 बार माइटोसिस हुई, एक माइटोसिस यहाँ हुई, एक माइटोसिस यहाँ, दूसरी माइटोसिस यहाँ, और तीसरी माइटोसिस यहाँ हुई। अब देखिए होता क्या है, इसमें ये फंक्शनल मेगास्पोर है ना, अब इसमें पहली माइटोसिस हुई तो 2 बन गए, 2 बन गए। उसके बाद अब तीसरी माइटोसिस, दूसरी माइटोसिस होगी तो 4 बन जाएंगे। उसके बाद थर्ड माइटोसिस होगी तब 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी लाइन आप देखिए क्या लिखी हुई है कि माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज सेल वॉल इज नॉट फॉर्म्ड इमीडिएटली। इसका मतलब होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस जो हो रहा है, यहाँ पहले बाई न्यूक्लिएट बन गए, ट्राई न्यूक्लिएट बन गए, टेट्रा न्यूक्लिएट बन गए, है ना। तो सिर्फ न्यूक्लियस का ही अभी डिवीजन हुआ है। अब क्या होगा फर्दर, ये जो 8 न्यूक्लियस है ये आपस में अरेंज करेंगे, यानी कि अब इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, और ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक ये बनाएंगे। तो लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है कि आफ्टर 8 न्यूक्लियाई स्टेज cell wall is starting to let down and only 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall। इसमें होता क्या है, देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, 1 2 3, 3 ऊपर अरेंज हो जाते हैं सेल वॉल के साथ, 3 यहाँ अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियाई, और 2 न्यूक्लियाई यहाँ रहते हैं। ठीक है, इस तीनों में सेल वॉल लग जाते हैं, इस तीनों न्यूक्लियाई में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक अलग ही बना लेते हैं सेल, जिसका नाम हो गया एंटीपोडल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये 3 न्यूक्लियस में भी सेल लगते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या बना लेता है, ये इसमें से 2 जो होते हैं वो साइनर्जिट कहलाते हैं। आगे मैंने डायग्राम में भी अच्छे से दिखाया है, यहाँ पर मैं बस समझाने के लिए दिखा रही हूँ। ये साइनर्जिट हो गया, ये एक्सेल हो गया। ठीक है, जिसे मिलाकर हम लोग कहते हैं एग अपैरेटस, एग अपैरेटस।
इसके बाद ये जो दो न्यूक्लियाई है ना, इसमें कहीं पर भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें सेल वॉल नहीं लगते हैं। और ये जो दो न्यूक्लियाई है, इसे हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, इस दोनों न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग समझ गए, सिर्फ 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई जो होते हैं वही सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दिखाया है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल का अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्या लिखा हुआ है कि 3 सेल्स एट चलाजल एंड कॉल्ड एंटीपोडल्स। यहाँ पे मैं एक बार वो बना ही देती हूँ फिर से। ठीक है, इसमें चलाजा कहाँ पर होगा, आप कहीं पर भी मान लीजिए, जैसे इसको मान लीजिए आप माइक्रोपाइलर एंड, इसको मान लीजिए आप चलाजल एंड। ठीक है, सिर्फ आपको समझना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि चलाजा जो है वो बेस पर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ बना लीजिए, या फिर एनसीईआरटी के बुक में किस तरह से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, उसमें उसने चलाजा को ऊपर दिखा दिया है और माइक्रोपाइल को नीचे दिखा दिया है, समझाने के पर्पज़ से। ठीक है, आप कहीं पर भी बना दीजिए, बस चीज़ें सही जगह पर होनी चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि 3 सेल्स जो होते हैं वो चलाजल एंड पर होते हैं, जिसे कि हम लोग एंटीपोडल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेल इस तरह से अरेंज होते हैं, जिसे हम लोग एंटीपोडल्स कहते हैं। ठीक है, एंटीपोडल्स। दो न्यूक्लियाई होते हैं जिसे कि पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। ठीक है, यही जो यहाँ पर दो न्यूक्लियाई होते हैं ना, जिसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, यही दो न्यूक्लियाई जो हैं, ये दो न्यूक्लियाई पता है क्या है, ये एक सेल ही है जिसे कि सेंट्रल सेल कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है ना, अबव एंटीपोडल्स अरेंजेस एज सेंट्रल सेल। ये गलती से यहाँ 3 लिखा गया है, ये होगा 3। अरेंजेस एज सेंट्रल सेल है ना, तो ये एक सेल ही है जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई है, और इस दो न्यूक्लियाई को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई। इसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होते हैं, अगर हम यहाँ से इसको इस तरह से बोलना चाहें तो कह सकते हैं एबव एंटीपोडल्स, या फिर आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा बिलो माइक्रोपाइलर एंड। बात तो एक ही है, एबव एंटीपोडल्स या फिर बिलो माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, आप इस तरह से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। और अगर आप यहाँ से, अगर इस तरह से आपने अगर चलाजा को ऊपर माना है और माइक्रोपाइलर नीचे इस तरह से बनाया है, तो भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप चलाजा को तो बेसल एंड ही मान रहे हैं, है ना। तो भी अगर आप यहाँ पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे तो भी तो आप यही कहेंगे ना, एबव एबव चलाजल एंड एंड बिलो माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चलाजा होता है वो बेसल एंड पर होता है। ठीक है, इसको आपने भले ही ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन है तो ये बेस पर ही। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड एज एग एग अपैरेटस। अब 3 सेल यहाँ पर होते हैं, 1 2 3, ये पूरा 3 सेल मिला करके बनाता है एग अपैरेटस। इसमें न्यूक्लियाई भी हैं, जिसमें से एक एग सेल होता है और ये दोनों साइनर्जिड होते हैं। ठीक है, इससे भी मैंने आगे क्लियरली दिखाया है। ये देखिए मैंने बुक का फिगर नहीं दिया, ये मैंने अपना फिगर यहाँ पर डाल दिया है जो मैंने खुद बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें देखिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये माइक्रोपाइलर एंड इससे मैंने बनाया, और इससे चलाजल एंड बेसल एंड पर ही चलाजा बनाया है। ये पहले एक मेगा स्पोर जो था वो डिवाइड माइट उसमें मियोसिस हुई, 4 मेगा स्पोर्स बने, इस फॉर्म्ड बाय मियोसिस। उसके बाद एक मियोसिस जो होता है वो रह जाता है और 3 डीजेनरेट हो जाते हैं फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, एक सिर्फ बचता है, उसमें पहली माइटोसिस हुई, 2 न्यूक्लियाई बने। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड एट बोथ एंड, दोनों पर अरेंज हो गए। फिर सेकंड माइटोसिस हुई तो 4 बन गए, तो 4 न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड। थर्ड माइटोसिस हुई तो 8 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, तो ये सारे न्यूक्लियाई बन गए। अब मैंने नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया कि इनका अरेंजमेंट कैसे है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पहले एग अपैरेटस देख लेते हैं। ठीक है, एग अपैरेटस में मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें 2 साइनर्जिड होते हैं और एक एग सेल बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो एग सेल होते हैं इसी के साथ मेल गमीट का फ्यूजन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो 2 साइनर्जिड्स होते हैं ना, इसमें सेल्यूलर थिकनिंग होती है और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है,
कि ये पॉलन ट्यूब को साइनर्जिड के अंदर जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए ये है आप हमारे पास फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये कहाँ होता है, साइनर्जिड में, ठीक है। साइनर्जिड में सेल्यूलर थिकनिंग होती है, ये इस तरह से साइनर्जिड बना हुआ होता है ना दो, इसमें इस तरह से सेल्यूलर थिकनिंग होती है, जिसे कि हम लोग फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। इन दोनों को फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम बस इतना ही होता है कि ये जो पॉलन ट्यूब आ रहा होता है ना, उसे ये अंदर जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसके एंट्री में हेल्प करते हैं। गाइड्स एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू साइनर्जिड। तो आप आंसर क्या देंगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्वेश्चन होगा कि विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू साइनर्जिड, तो आंसर हो जाएगा फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो ये हो गया साइनर्जिड के बारे में। और ये एक्सेल हो गया, तो इसमें मेल गैमीट जो होता है, मेल गैमीट फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये पूरी हो गई एग अपैरेटस के बारे में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो सैक जो होता है ना, जब फुल्ली ये मैच्योर हो जाता है, सारे डिविजन्स इसमें हो जाते हैं, अरेंजमेंट हो जाता है, तब ये क्या होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 7 सेल्ड होता है और 6 सेल वॉल होता है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, 6 7 8, 6 सेल वॉल होंगे, सेल वॉल, 7 सेल होंगे और 8 न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। और अब आप समझ भी गए होंगे कैसे है। जैसे मैं एक बार फिर से यहाँ पे बना देती हूँ इसे, तो देखिए 8 न्यूक्लियस है, ये तो कंफर्म है आपको भी कि 3 बार माइटोसिस हुई थी तो 8 न्यूक्लियस बने थे। अरेंजमेंट के बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि 3 यहाँ अरेंज हो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर, और 3 यहाँ अरेंज हो जाते हैं चिलाजल एंड पर, ठीक है। इन सब में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पर कोई अरेंजमेंट होता ही नहीं है सेल वॉल का। तो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 में ही तो सेल वॉल का अरेंजमेंट हुआ, ये दो में तो अरेंजमेंट हुआ ही नहीं। इसीलिए 6 सेल वॉल ही होते हैं। और 7 सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 सेल हो गए। और ये दोनों तो न्यूक्लियस है ना, ये दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में होता है, जिसे कि सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंटर में होता है इसीलिए सेंट्रल सेल कहते हैं। और इस सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, जिसे कि हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियस, 6 सेल वॉल एंड 7 सेल, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड बाय 1 मेयोसिस एंड 3 माइटोटिक डिवीजन। सही बात है। सबसे पहले एक फंक्शनल मेगास्पोर में पहले मेयोसिस हुई थी, और मेयोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बने थे, 4 मेगास्पोर बने थे। और उसमें से 3 डीजेनरेट कर गए थे और सिर्फ एक बचा था, 1 लेफ्ट। इसमें 3 बार माइटोसिस हुई थी। 3 बार माइटोसिस होने के बाद यहाँ पर 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था, 8 न्यूक्लियस बने थे। और फिर ये 8 न्यूक्लियस फर्दर अरेंज हो गए थे। किस में अरेंज हो गए थे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में अरेंज हो गए थे, ठीक है। बुक में तो सिर्फ लिखा हुआ है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको कि 6 सेल वॉल होते हैं उसमें, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बता दिया है, 8 सेल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है वो मैंने बस आप लोगों को एक बार और दिखा दिया है। ये भी मैंने बुक का नहीं डाला है, क्योंकि बुक में आप देखेंगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, कभी उन्होंने सीधा बनाया कभी उल्टा बनाया, तो उन्होंने वही किया है। मतलब अपने हिसाब से उन्होंने ले लिया है, कहाँ पे उनको माइक्रोपाइलर एंड लेना है, कहाँ पे चलाजल एंड लेना है। बस ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर आप लोगों को ये याद नहीं हो रहा तो मैं इसका भी एक आपको बता देती हूँ। देखिए सेंट्रल सेल का तो आपको हमेशा पता रहेगा, सेंट्रल सेल का मतलब ही नाम से लग रहा है ये सेंटर में प्रेजेंट होगा, और एक सेल में इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये सेंट्रल सेल में। ये देखिए ये एंटीपोडल्स कहाँ पर होंगे, माइक्रोपाइलर में या चलाजलन में। आप ऐसे याद रखिए, ए बी सी। ए से हो जाएगा एंटीपोडल, बी से हो जाएगा बेसल एंड, और सी से हो जाएगा चलाजा। इसमें सारी ही चीज़ें आ गई कि चलाजा जो होगा वो बेसल एंड पे होगा, जहाँ चलाजा होगा वहीं एंटीपोडल होंगे, ठीक है। समझ गए आप। तो ये हो गया चलाजल एंड पर एंटीपोडल्स 3,
ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एग अपैरेटस दिखाया। अब बचा कौन सा, माइक्रोपाइलर एंड। तो वहाँ पर एग अपैरेटस होते हैं जिसमें से 2 साइनर्जिड होते हैं, एक एग होता है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर के एग अपैरेटस बनाते हैं, ठीक है। समझ गए आप। इस साइनर्जिड में अब फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। ये अब फर्टिलाइजेशन के बाद पता है ये सब डीजनरेट कर जाते हैं। यहाँ से साइनर्जिड डीजनरेट कर जाता है, एंटीपोडल्स डीजनरेट कर जाते हैं, बच जाता है सिर्फ ये एग और ये पोलर न्यूक्लियाई। यही दोनों सिर्फ बचते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं। आप आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट आ रहे होते हैं। जेनरेटिव सेल जो होता है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाता है। उसमें से एक मेल गैमीट का फ्यूजन एग के साथ हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है, और एक मेल गैमीट का फ्यूजन इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो जाता है जिससे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। इसे ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन टॉपिक में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये डायग्राम। वैसे तो मैंने बहुत बार ये डायग्राम आप लोगों को बनाकर दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी मैंने एक ये तीनों डायग्राम को एक साथ डाल दिया है जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये मैं जल्दी से एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेयोसिस हुई फंक्शनल मेगास्पोर में, फिर इसमें माइटोसिस हुई, 2 बने, फिर इसमें सेकेंड माइटोसिस हुई, 4 बने, थर्ड माइटोसिस हुई, 8 बने। उसके बाद यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ इसका, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे आ गए, 3 एंटीपोडल्स यहाँ चलाजल एंड पे आ गए, ये 2 सेंट्रल सेल हो गए पोलर न्यूक्लियाई जो है इसमें। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस जस्ट रिवर्स द होल स्ट्रक्चर, यानी कि बुक में जो एंड में फिगर दिया हुआ है वो इस तरह से कि चलाजल एंड को ऊपर दिखा दिया इन्होंने और माइक्रोपाइलर एंड को नीचे, लेकिन है तो ये अभी भी बेसल एंड ही। ये तो पढ़ने के लिए हमने इसे ऊपर बना दिया है, लेकिन है ये बेसल एंड ही, ठीक है। तो बेसल एंड है। अब देखिए एंटीपोडल्स, बेसल एंड, चला जा ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये हो गए 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं मिलकर सेंट्रल सेल बनाते हैं। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये एग है, ये साइनर्जिड है, ये मिलकर एग अपैरेटस बनाते हैं। इस साइनर्जिड के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस भी दिखाया जो कि पॉलन ट्यूब को अंदर जाने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है, क्योंकि फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड में। तो जो पॉलन ट्यूब आ रहा होगा वो यहीं से तो आएगा, यहाँ से आता है वो, और फिर यहाँ एग के पास अपना एक गैमीट देता है, यहाँ से फ्यूजन होता है और दूसरा गैमीट इसके पास चला जाता है तो यहाँ फ्यूजन होता है। 2 बार फ्यूजन हुआ इसलिए इसे डबल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों को ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।